हेलो गाइस, वेलकम टू निखात स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से यानी सही ढंग से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइए कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित या अलिखित। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। संविधान क्या है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून, यानी कि समान कानून, सभी के लिए बराबर का कानून संविधान में दिया गया है। अब आते हैं कि संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माण में भारतीय प्रयास यानी कि संविधान निर्माण में भारतीयों ने क्या क्या प्रयास किए थे वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए हमें कुछ डेट्स को देखना होगा। तो सबसे पहले हम एक डेट लेते हैं 1895। सबसे पहले मैंने एक डेट लिया है, वो डेट है 1895। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अनौपचारिक रूप से, ये ध्यान रखेंगे, अनौपचारिक रूप से जो संविधान सभा की पहली बार मांग करने वाले व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब है कि औपचारिक रूप से किसने मांग की थी? ये तो अनौपचारिक रूप से इन्होंने मांग की थी। अब औपचारिक रूप से मांग करने वाले व्यक्ति थे वो थे एम एन रॉय जो थे वो औपचारिक रूप से इन्होंने मांग की थी 1934 में। और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक रूप से मांग की थी। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि संविधान तो बनकर तैयार हुआ था 1950 में, यानी कि हमें संविधान का प्राप्त हुआ था 1950 में, लेकिन इसकी शुरुआत, इसको निर्माण करने की शुरुआत, इसको पाने की कोशिश 1895 से ही शुरू हो गई थी। 1895 में मुंबई में एक स्वराज विधेयक पर बोलते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब आते हैं 1922 की तरफ। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान के बारे में क्या कहा था कि हमें एक ऐसा संविधान चाहिए, यानी कि हमें एक स्वराज्य ब्रिटिश की संसद की देन नहीं होगा। हमारा स्वराज मतलब संविधान हमारे ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, जो होगा हमारा भारतीय का खुद का ही होगा। हम जो चाहेंगे वो उसमें होगा। अब 1927, अब आते हैं 1927 की तरफ। 1927 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये आप नोट करते जाएंगे, ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि सभी के पास टाइम कम होता है, एग्जाम के समय बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन में इसे काम में ले सकते हैं। इसे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो 1927 में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? संविधान सभा का गठन होना चाहिए, यानी संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने 1927 में। तो 1928 में तो फिर एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे अंग्रेज अधिकारी? उनका नाम था बर्केनहेड। कौन थे? बर्केनहेड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि भारतीय इतने प्रयास कर रहे हैं, इतनी मांग कर रहे हैं संविधान सभा की, तो चलो एक मौका देते हैं उन्हें। उन्होंने कहा कि चलो तुम संविधान का प्रारूप तैयार करो, लेकिन उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सहमति होना जरूरी है, यानी दोनों अगर स्वीकार करेंगे तभी मैं संविधान का निर्माण करने दूंगा, संविधान सभा का गठन होगा। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू स्वीकार कर लेते हैं और फिर इस पर नेहरू कमेटी बनती है। क्या होता है? इस पर एक कमेटी बनती है, जिस कमेटी का नाम होता है नेहरू कमेटी, और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनते हैं। और ये कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करती है, ये कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करती है उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करती है उसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का निर्माण का प्रथम प्रयास था। क्या था? सबसे पहला प्रयास जो भारतीय संविधान के निर्माण का था वो नेहरू रिपोर्ट था। नेहरू रिपोर्ट को स्वराज संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वराज संविधान। नेहरू रिपोर्ट को स्वराज संविधान भी कहा जाता है। जैसे ही ये नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम लीग के पास ले जाया गया तो मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। और फिर इसके विरोध में इस रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं? जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजते हैं। किसके पास? कांग्रेस के पास। इसके विरोध में, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजते हैं। 14 सूत्रीय मांग पत्र में कुछ ऐसी बातें थी जो कांग्रेस को मानने के लिए मानने लायक नहीं थी, तो उन्होंने उसे अस्वीकार किया। तो ये टकराव देखकर, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये टकराव देखकर फिर कौन कहते हैं? बर्केनहेड, जिन्होंने ये चुनौती दी थी इनको कि चलो तुम संविधान का निर्माण करो, लेकिन इसमें दोनों की सहमति होना जरूरी है, यानी कि कांग्रेस की और मुस्लिम लीग दोनों की सहमति होना जरूरी है।
फिर इस पर क्या कहते हैं, जब दोनों में टकराव हो जाता है, मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस में दोनों में टकराव हो जाता है, तो इस पर बर्किनहेड ने क्या कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस का नहीं है। इस पर बर्किनहेड कहते हैं ये तो मैंने पहले ही कहा था ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अब आएंगे कि भारतीयों ने ये तो प्रयास किया था, अब अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया था संविधान निर्माण के लिए। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आइए चलिए देखते हैं। अब देखेंगे कि संविधान निर्माण के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास। संविधान निर्माण के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास। यानी कि संविधान निर्माण में अंग्रेजों ने क्या प्रयास किए थे। अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। यानी कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो अंग्रेज़ों को क्या था, ब्रिटिशों को क्या था, भारतीयों की मदद चाहिए थी। यहाँ पे अंग्रेज़ों को भारतीयों की मदद चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो भारतीयों के लिए एक शर्त रखते हैं कि अगर वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की सहायता करेंगे, यानी कि भारतीय अगर ब्रिटिश की सहायता करेंगे तो वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, यानी कि संविधान सभा का गठन करेंगे। उन्होंने ये शर्त रखी भारतीयों पर। भारतीय के पास ये शर्त रखी और एक प्रस्ताव भेजा 1940 में एक पहला प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। और इसे लेकर कौन आया था, कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था, वो था लॉर्ड लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव को लेकर आया था। अगस्त प्रस्ताव के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, ये दरवाजे में लगी कील के, जंग की कील के समान है। ये क्या है, दरवाजे में लगी जंग की कील। ये दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसके लिए कहा था, अगस्त प्रस्ताव के लिए। और इसे भारतीयों ने क्या किया, अस्वीकार किया, खारिज कर दिया। और इसके विरोध में महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कौन करता है, महात्मा गांधी करते हैं। कहाँ से करते हैं, वो करते हैं पनवार आश्रम से। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। पनवार आश्रम कहाँ है, महाराष्ट्र में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है, पनवार आश्रम से। पनवार आश्रम कहाँ है, महाराष्ट्र में। प्रथम जो सत्याग्रही थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। अब इसको तो भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था, इस अगस्त प्रस्ताव को। तो फिर अंग्रेज दूसरी प्रयास क्या करते हैं, उन्हें मदद चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, फिर 1940 में का प्रस्ताव तो भारतीयों ने खारिज कर दिया। और फिर 1942 में वो क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, दूसरा प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी लेकर आता है, इस प्रस्ताव को लेकर आता है स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन लेकर आता है, स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आता है। सॉरी, इस प्रस्ताव में क्या प्रावधान था, इस प्रस्ताव में ये प्रावधान था, 3 प्रावधान थे। पहले तो था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। और दूसरा क्या था कि जो इस संविधान सभा में से संतुष्ट नहीं होगा, मतलब कि जो इस संविधान सभा जिसको पसंद नहीं होगा, तो अलग से अपना दूसरा संविधान बना सकता है। जिसको भी दूसरा संविधान, ये मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ आपके लिए, आप नोट करते जाइए, रिवीजन में आपको काम आएगा। मतलब जिसको भी ये संविधान जब निर्माण होगा और जिसको भी पसंद नहीं आएगा तो दूसरा संविधान अपनी तरफ से बना सकता है। और तीसरा था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा। कौन सा स्टेट का, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा। सॉरी, भारतीयों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। इस क्रिप्स मिशन को, जो क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आया था, इसे भी क्या किया, भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा इसे पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि उत्तर दिनांकीय चेक, जिसकी तिथि ही निकल चुकी है, जिसका टाइम ही खत्म हो गया जिस चेक का, वैसा चेक है ये क्रिप्स प्रस्ताव। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी नोट कर लेंगे। इसी क्रिप्स प्रस्ताव के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसी क्रिप्स प्रस्ताव के बाद। अब आगे देखते हैं। पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। अभी क्या होता है, अभी प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं। अभी क्या होता है, अभी प्रधानमंत्री ब्रिटेन के चेंज हो चुके हैं। अब कौन बन चुके हैं प्रधानमंत्री, वो है क्लीमेंट, कौन है, एटली होगा।
क्लीमेंट एटली। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? वो हैं क्लीमेंट एटली, और ये हैं लेबर पार्टी से। और ये व्यक्ति जो हैं, ये जो क्लीमेंट एटली है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो चाहते हैं भारत का विभाजन, यानी भारत को वो स्वतंत्र करना चाहते हैं, वो भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 3 सदस्यों का एक ग्रुप एक मिशन भारत भेजते हैं। उस मिशन का क्या नाम है? उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। और वो कब भेजते हैं? 1946 में वो कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। वो क्या करते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। उस कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया मैंने, देख लीजिए, सर पैट्रिक लॉरेंस। और दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। यही स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो लेकर आते हैं वही है। और थर्ड है एबी अलेक्जेंडर। ये कौन थे? ये थे भारत सचिव, और ये थे और ये थे व्यापार मंत्री। ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो थे व्यापार मंत्री, और एबी अलेक्जेंडर ये थे नौसेना मंत्री। अब कैबिनेट मिशन क्या कहता है? कैबिनेट मिशन ने कहा भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा एवं इसमें 389 सदस्य होंगे। इसमें कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। यानी कि 389 क्यों लिया गया? 389 मतलब उस टाइम जितनी भारत की जनसंख्या थी, टोटल जितनी जनसंख्या थी, उन टोटल जनसंख्या को देखते हुए कि मतलब ये अनुमान लगाया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा। मतलब 10 लाख में से एक ले लिया, फिर 10 लाख में से एक ले लिया, इस तरह से क्षेत्रों के अनुसार इसका विभाजन किया गया। तो 389 को इस तरह से विभाजित किया गया। 292 तो लिया गया ब्रिटिश प्रांतों से। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से। फिर 4 सदस्य लिए गए। 4 सदस्य कहाँ से लिए गए? 4 सदस्य लिए गए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। और 93 सदस्य लिए गए देसी रियासतों से। ये 4 जो क्षेत्र थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन से थे? पहला तो था अजमेर, दूसरा मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग जो कि कर्नाटक में, चौथा दिल्ली, सॉरी ये नंबर मैंने गलत दे दिया यहाँ पर। ये अजमेर मेरवाड़ एक ही हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और चौथे नंबर पर है बलूचिस्तान भी तो है, बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में। तो ये जो 93 सदस्य हैं वो होंगे मनोनीत, और 292 जो सदस्य हैं ब्रिटिश प्रांतों से वो होंगे निर्वाचित, और ये 4 जो चीफ कमिश्नरी से हैं वो भी निर्वाचित होंगे। तो इस तरह से 92 + 4 = 296 सदस्य होंगे निर्वाचित। ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी मांग की थी कि संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो चुनाव होगा संविधान सभा के लिए वो वयस्क मताधिकार पर होगा, वयस्क मताधिकार पर होगा। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946। ये आप नोट कर लीजिए। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष विधि से जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। तो संविधान सभा में किसने भाग लिया था? ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। अब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट्स क्या थे? अब संविधान सभा का चुनाव तो हो गया, कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 296 पर क्यों हुआ था वो पीछे मैंने बताया था कि 296 का तो निर्वाचित होंगे और 93 मनोनीत होंगे, टोटल 389 थे। तो यहाँ पर निर्वाचित हो रहे हैं 296। तो इस पर रिजल्ट्स क्या आए थे वो देखेंगे। रिजल्ट्स क्या आए थे? रिजल्ट्स ये आया था कि 208 सीटों पर कौन विजयी हुआ था? कांग्रेस। 208 सीटों पर तो कांग्रेस विजयी हुआ, और फिर 73 सीटों पर कौन विजयी होता है?
मुस्लिम लीग, और विजयी होता है मुस्लिम लीग। और तीसरी जो विजयी थी वो थी 15 सीटों पर, निर्दलीय विजय। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से रिजल्ट आए थे वो आप देखेंगे कि 208 सीटों पर तो कांग्रेस जीती, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और 15 सीटों पर निर्दलीय विजय हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस की जीत होती है। हार से निराश होकर अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग तो हार चुकी थी, इस निर्वाचन में तो हार चुकी थी। इसी हार से निराश होकर मुस्लिम लीग क्या करती है, इसी हार से निराश होकर मुस्लिम लीग क्या करती है कि 16 अगस्त 1946 में ये क्या करती है कि प्रत्यक्ष और सीधी कार्रवाई के नाम पर सांप्रदायिक दंगे करवाती है। सांप्रदायिक दंगों से निराश होकर मौलाना आज़ाद ने कहा ये भारत का काला दिवस है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे करवाती है मुस्लिम लीग। इस पर मौलाना आज़ाद ने कहा ये भारत का काला दिवस है। ये क्या है, ये भारत का काला दिवस है। अब संविधान सभा का चुनाव हो चुका था, अब इसके बाद संविधान का निर्माण होता है, संविधान सभा की बैठकें होती हैं, वो सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो बैठकें होती है वो कब कब होती है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, भारत को आज़ादी कैसे मिलती है, बहुत सारी बातें हैं। इतना लंबा टॉपिक है कि एक वीडियो में कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो दूसरे वीडियो के लिए मैं रखती हूँ इतना, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।